स्टार्ट करते हैं, फिर फटाफट आंसर करना, आप एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। चलो देखो क्या कहता है, पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है ये, बोलता है आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मुकाबला किस देश ने जीता है? ये किस देश ने जीता है, जरा बताओ क्या लगाओगे। देखो भाई, अगर आप देखोगे भारत ने जो रन बनाए थे वो 176 बनाए थे, राइट बात है। और जो साउथ अफ्रीका था उसने 169 बनाए थे। तो हम कितने रन से जीत गए थे? 7 रन से जीते थे हम। कितने से जीते थे? 7 रन से जीते। तो हमने, ये किस देश है ना भाई, ये किस देश ने जीता? तो ये भारत ने जीता। और किसको हरा दिया? साउथ अफ्रीका को हरा दिया था। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये 9वें नंबर का टी20 वर्ल्ड कप था टोटल, और भारत ने ये 2nd नंबर का जीता था 2024 में। ओके, और जो पहले वाला था है ना, वो 2007 में हुआ था और वो भारत ने जीत लिया था। ठीक है, तो भारत अब तक 2 बार टी20 विश्व कप जीता हुआ है, एक पहले नंबर का, एक 9वें नंबर का। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया है? क्या लगाओगे आप इसमें से? विराट कोहली है, अक्षर पटेल है, या फिर हेनरिक क्लासेन है, या फिर क्विंटन डी कॉक है? ये कौन हो जाएंगे? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली इज द राइट आंसर। बोलता है आईसीसी क्रिकेट टी20 वर्ल्ड कप 2024 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब ये किस खिलाड़ी ने जीता है? जरा बताओ, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पूरे का जो जीता वो कौन हो जाएगा? जरा बताओ, किसने लिए थे 15 विकेट, है ना, 15 विकेट लिए थे, वो भी कम इकोनॉमी रेट से। समझ गए भाई, कम इकोनॉमी रेट से और अच्छे एवरेज से लिए थे। तो वो कौन है? वो हो जाएंगे बुमराह इज द राइट आंसर। वो कौन हो जाएंगे? बुमराह इज द राइट आंसर। कैसे काम चलेगा? गड़बड़ हो जाएगी। बोलता है 2024 के आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप का कौन सा संस्करण खेला गया है ना भाई? जरा बताओ इसमें से कौन सा है। अगर हम देखें वो कौन सा हो जाएगा, 8वां, 9वां या फिर 10वां, 11वां? कितनेवें नंबर का हुआ था ये? जरा बताओ, है ना भाई। अभी हमने देखा ये हुआ था 1 जून 2024 से शुरू और 29 जून 2024 तक चला था। कहां पर हुआ था? अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हुआ था। और इसमें 20 टीमों ने हिस्सा लिया था और इसमें 55 मैच खेले गए थे। कितने मैच खेले गए थे? 55। 29 जून को हुआ था फाइनल। कहां हुआ था? वो हुआ था बारबाडोस में। बारबाडोस में हुआ था फाइनल। ठीक है भाई, 29 जून को। क्लियर हो जाएगा। बारबाडोस के कौन से स्टेडियम में? किंगस्टन ओवल। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, किंगस्टन ओवल स्टेडियम में हुआ था। तो ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है। और ये कितनेवें नंबर का था? 9वें नंबर का था। 9 इज द राइट आंसर। आज नेक्स्ट पर, पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का आधिकारिक गान यानी कि ऑफिशियल एंथम क्या था? जरा बताओ, इस एंथम को क्या नाम दोगे? आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, या फिर आप लगाओगे ब्यूटीफुल वर्ल्ड, या फिर आप लगाओगे यूनाइटिंग वर्ल्ड, या फिर आप लगाओगे यूनाइटिंग यूनिवर्स पैटर्न? ये कौन सा हो जाएगा? जरा बताओ इसमें से कौन सा हो जाएगा? इसमें से इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने थे वो कौन बने थे? वो बने थे उसैन बोल्ट। याद रखोगे कौन? उसैन बोल्ट बने थे, है ना। उसैन बोल्ट के साथ साथ रहे थे कौन? युवराज सिंह। ठीक है भाई, युवराज सिंह। फिर रहे थे शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी रहे थे, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। क्रिस गेल रहे थे, क्रिस गेल। तो ये लोग रहे थे। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नहीं है भाई, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड इज द राइट आंसर। ओके भाई, ए इज द राइट आंसर है। आज नेक्स्ट पर, बोलते हैं टी20 विश्व कप 2024 में विजेता टीम को कितने रुपए की राशि मिली है? 12.22 करोड़, 15.33 करोड़, या फिर आप लगाओगे 20.42 या फिर 18.56 करोड़? कितनी मिली है? जरा बताओ। जो विजेता रही है, जो फाइनल जीती है, जो विजेता रही है 29 जून को, है ना भाई, भारत जीत गया था 2024 में। तो उसको कितनी राशि मिली थी? 20.42 करोड़ रुपए की राशि। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते किस भारतीय क्रिकेटर को टी20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? किसको किया गया है? इस बार गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है भाई। क्या सचिन तेंदुलकर है, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, या फिर हरभजन सिंह? अभी हमने देखा शाहिद अफरीदी को किया गया पाकिस्तान से, उसैन बोल्ट को किया गया कहां से? जमैका से, है ना। जमैका वेस्ट इंडीज द्वीप समूह में ही आता है। क्रिस गेल भी जमैका से आते हैं और युवराज सिंह भारत से आते हैं। और हमारा राइट आंसर हो जाएगा युवराज सिंह। आज नेक्स्ट पर, बोलते हैं टी20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किस पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर को नियुक्त किया गया? अब अगर हम देखें पाकिस्तानी कौन है, जरा बताओ। अगर हम देखें इसमें से कोई भी नहीं है, या फिर आप लगाओगे शोएब मलिक, शोएब अख्तर, या फिर शाहिद अफरीदी, किसको? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा शाहिद अफरीदी इज द राइट आंसर। क्लियर हो जाएगा, शाबाश, पाकिस्तान से इनको। बोलता है पुरुष टी20 विश्व कप 2024 के लिए
भारतीय टीम के हेड कोच कौन है? भारतीय टीम के भाई इस समय पर कौन थे 2024 में हेड कोच? वो थे राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ थे इस समय पर। और कप्तान कौन थे? कप्तान वो थे रोहित शर्मा। वो कौन थे? रोहित शर्मा। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किस देश में संपन्न हुआ? जरा बताओ किस देश में संपन्न हुआ है ना? अगर हम देखें ये किस देश में लगता है? क्या आपको लगता है यूएसए और कनाडा, या फिर यूएसए और वेस्ट इंडीज, या फिर आप लगाओगे यूएसए और मैक्सिको, या फिर यूएसए और भारत? अगर हम देखें 2024 का ये हुआ है यूएसए और वेस्ट इंडीज के अंदर, ठीक है भाई। आपको पता ही है भाई 20 टीमों ने हिस्सा लिया था और कितने मैच हुए थे? 55 मैच हुए थे, 55, ठीक है भाई। जरा बताइए, शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड। बोलता है यूएसए और वेस्ट इंडीज के कुल कितने शहरों में वर्ल्ड कप 2024 हुआ है? कितने शहरों में हुआ? जरा बताओ क्या लगाओगे? अगर हम देखें 7, 9, 11 या फिर 13, कितने में हुआ? दो भाई, 3 तो शहर है कहां के? यूएसए के हैं, और 6 कहां के? वेस्ट इंडीज के। तो कितने हो गए टोटल, है ना भाई? वो हो गए, ध्यान रखोगे, 9 इज द राइट आंसर। कितना आसान है, आप याद रख सकते हो कि 9वें नंबर का था और 9 ही शहरों में हुए हैं। 9वें नंबर का टी20 विश्व कप था, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 ये कब से कब तक आयोजित किया गया है? एग्जैक्टली डेट बताइए जरा, है ना भाई? तो क्या लगाओगे? 1 जून से लेकर 29 जून 2024, या फिर 31 मई से 25 जून 2024, 5 जून से 30 जून 2024, या फिर 12 जून से 5 जुलाई 2024, है ना भाई? शाबाश, बहुत अच्छे। अब अगर हम देखें तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 जून से लेकर 29 जून के बीच में हुआ है, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ, आधे से ज्यादा गड़बड़ कर रहे हो, समझ गए? अभी लास्ट टाइम हुआ टी20 विश्व कप है ये, उसमें इतनी गलती चल रही है, कैसे काम चलेगा? अगर कहीं इससे पहले वाले पे जाने तो मामला ही खराब है। टी20 वर्ल्ड कप 2024 पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन किस खिलाड़ी ने बनाए? पूरे टूर्नामेंट में जो बनाए हैं, जरा बताओ किसने बनाए हैं? अगर हम देखें वो है गुरबाज, या फिर आप लगाओगे रोहित शर्मा, या फिर ट्रेविस हेड, या फिर आप लगाओगे इसमें से डीकॉक। जो सबसे ज्यादा बनाए हैं, हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गुरबाज। गुरबाज ने 3 तो 50 लगाई और 281 रन बनाए, और अफगानिस्तान से हैं, याद रखोगे। अगर कप्तान के तौर पर देखे ज्यादा किसने बनाए? रोहित शर्मा ने, है ना? कप्तान के तौर पर याद रखोगे, कप्तान के तौर पर रोहित शर्मा ने बनाए हैं, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2024 में सबसे ज्यादा विकेट किस खिलाड़ी ने लिए? जरा बताओ क्या लगाओगे? किस खिलाड़ी ने लिए सबसे ज्यादा विकेट? अगर हम देखें अर्शदीप सिंह ने, फारूकी ने, दोनों ने, या इनमें से कोई भी नहीं है? अगर हम देखें भाई 2024 की बात कर रहे हैं, अर्शदीप सिंह ने लिए थे 17 विकेट और फारूकी ने लिए थे 17 विकेट, तो दोनों ने बराबर बराबर लिए, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त दोनों इज द राइट आंसर, बोथ आर द राइट आंसर। टी20 वर्ल्ड कप 2024 में सर्वाधिक छक्के ये किस खिलाड़ी ने लगाए हैं? सबसे ज्यादा 6 किस खिलाड़ी के रहे? क्या आप लगाओगे रोहित शर्मा के रहे, या फिर आप लगाओ गुरबाज के रहे, या फिर निकोलस पूरन के रहे, या फिर ट्रेविस हेड के रहे? जो सबसे ज्यादा रहे, और वो रहे 17 छक्के, ठीक है भाई। कितने रहे थे? 17 छक्के उस टी20 विश्व कप में, और वो आते हैं वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम की तरफ से खेलते हैं। निकोलस पूरन इज द राइट आंसर। कौन हो जाएंगे? पूरन इज द राइट आंसर। टी20 वर्ल्ड कप 2024 में सर्वाधिक चौके किस खिलाड़ी ने लगाए? रोहित शर्मा, गुरबाज, या फिर आप लगाओगे पूरन है, या फिर ट्रेविस हेड है? वो कौन हो जाएंगे? कि रोहित शर्मा आपको पता है भाई भारत से खेलते हैं, गुरबाज आपको पता है अफगानिस्तान से खेलते हैं, पूरन आपको पता है वेस्ट इंडीज से खेलते हैं, है ना? ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया से खेलते हैं। तो चौके सबसे ज्यादा किसके रहे हैं? वो रहे हैं ट्रेविस हेड के 26 चौके। कितने रहे हैं? 26 इज द राइट आंसर। आज भी नेक्स्ट पर बोलता है आईसीसी पुरुष क्रिकेट टी20 वर्ल्ड कप 2024 का उद्घाटन मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? अब जरा बताओ इसमें से कौन लगाएगा, है ना भाई? अगर हम देखें ग्रैंड पेरी स्टेडियम डल्लास टेक्सास अमेरिका, या फिर सर विलियम रिचर्ड स्टेडियम एंटीगुआ, या फिर सेंट्रल ब्रोवार्ड पार्क फ्लोरिडा के अंदर, या फिर डेरन सेमी क्रिकेट स्टेडियम सेंट लूसिया के अंदर, जरा बताओ। ये आपको पता है 1 जून से लेकर 29 जून के बीच में हुआ था 2024 में, है ना? 9वें नंबर का टी20 विश्व कप वेस्ट इंडीज और कहां हुआ था? यूएसए में। जो उसका उद्घाटन मैच है वो कहां हुआ? वो हुआ है ग्रैंड प्रेयरी स्टेडियम डल्लास टेक्सास अमेरिका, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे।
अगर हम देखें, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं उसी वर्ल्ड कप के दौरान भारत और पाकिस्तान का मैच कौन से शहर में हुआ था, जरा बताओ कौन बच्चा बताएगा। अगर हम देखें आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2024 में कुल कितने मैच खेले गए हैं, जरा बताओ कुल कितने मैच खेले गए हैं। अभी देखा हमने भाई 20 टीम थी, है ना, 20 टीम थी और कितने 55, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे आप ध्यान रखोगे 55 मैच खेले गए हैं। टी20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2024 में कौन सा देश पहली बार भाग ले रहा, जरा बताओ पहली बार किस देश ने भाग लिया, यूएसए, कनाडा, युगांडा या फिर ये सभी ने, है ना भाई, जरा बताओ क्या लगाओगे। पहली बार किसने हिस्सा लिया, पहली बार यूएसए ने हिस्सा लिया, कनाडा ने भी लिया और ध्यान रखोगे युगांडा ने भी लिया, युगांडा ने भी लिया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल। देख रहे हो यूएसए तो पहली बार हिस्सा ले रहा था और वहीं पे ही हो गया, यूएसए में। सोचने वाली बात है, मतलब जो कंट्री पहली बार ले रहा है हिस्सा वहीं वर्ल्ड कप हो गया, सोचने वाली बात है। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है आईसीसी पुरुष क्रिकेट टी20 वर्ल्ड कप 2024 में किस टीम, है ना भाई, जरा बता कितने टीम ने हिस्सा लिया है। भाई मैच कितने हुए थे, अभी देखा हमने 55, टीमें कितनी थी, 20 थी। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है टी20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया। हमने 7 रन से साउथ अफ्रीका को हरा दिया था, किस स्टेडियम में खेला गया ये, किंगस्टन ओवल स्टेडियम बारबाडोस के अंदर, सर विलियम रिचर्ड स्टेडियम एंटीगुआ के अंदर, सेंट्रल ब्रोबार्ड पार्क फ्लोरिडा के अंदर या फिर डेरन सेमी क्रिकेट स्टेडियम सेंट लूसिया के अंदर, जरा बताओ। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये है किंगस्टन ओवल स्टेडियम बारबाडोस में खेला गया था। ए इज द राइट आंसर, ये फाइनल हुआ था, ठीक है क्लियर। आपको पता है यहां पे फाइनल होने के बाद एक बहुत तगड़ा चक्रवात आया था और कुछ दिन इंडियन टीम और पाकिस्तान टीम उधर फंसी रही थी, समझ गए। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो, और साउथ अफ्रीका टीम भी फंसी रही थी। बोलता है टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत बनाम पाकिस्तान का मुकाबला कब किया गया, जरा बताओ क्या लगाओगे। ये 5 जून को हुआ, 9 जून को, 20 जून को या फिर 25 जून को, है ना। और कहां पर हुआ था वो, यूएसए में हुआ था। और यूएसए में भी कहां हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था। और उसको कौन जीत गया था, भारत जीता था, है ना भाई, भारत जीता था, अपनी बॉलिंग के दम पर जीता था भारत, है ना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5 जून इज द राइट आंसर। 5 जून है, 9 कैसे लगा रहे हो भाई, कैसे चलेगा। 10वें आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, जरा बताओ क्या लगाओगे, किस में होगा, भारत और पाकिस्तान या फिर आप लगा कोई बात नहीं है, तुम्हारे तक थोड़ा लेट आया होगा वो, है ना, वो होगा तो 5 में होगा, वहां हमारे इंडिया में 9 में दिखाया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो। ये कौन सा है, भारत और पाकिस्तान है या फिर आप लगाओगे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है या फिर आप लगाओगे पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका या फिर आप लगाओगे भारत और श्रीलंका। क्या हो जाएगा इसमें से, भारत और श्रीलंका में होगा 2026 में, और बहुत अर्ली ही आपको देखने को मिल जाएगा, लगभग आपको देखने को मिल जाएगा फरवरी और मार्च के आसपास ये, ठीक है भाई। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है, जरा बताओ, इस बार गड़बड़ ना हो जाए। अगर हम देखें 5, 4, 3 या फिर 2, भाई अगर हम देखें फुटबॉल जो होता है, फुटबॉल का जो विश्व कप होता है वो 4 साल में होता है, ठीक है भाई। हॉकी वाला भी कितने में होता है, 4 साल में होता है। ओलंपिक भी ध्यान रखोगे 4 साल में होता है ना। और अगर हम देखें क्रिकेट का 50-50 ओवर का वर्ल्ड कप जो होता है, वो क्रिकेट का अगर आप देखोगे वो भी 4 साल में होता है। और टी20 वाला 4 में लगा रहे, देखो कैसे काम चलेगा। टी20 वाला 2 साल में हो जाता है, समझ गए, 2 साल में। अच्छा अभी एक बात सोचो आप जरा, है ना, ये अभी तुमने जो क्वेश्चन देखा है यहाँ, ये 2026 का देखा है ना, कि 2026 का कहां होगा, ठीक है। और ये आप 2024 का देख रहे हो, यहां से और यहां तक 2 ही साल तो होते हैं, 4 तो नहीं होते हैं ना। तो फिर क्यों यार तुम इसको, है ना, फिर क्यों यार तुम 4 लगाने तुले हुए हो, यहां पे भी तो 2 ही लगाओ ना, कैसे काम चलेगा। 2024 में हुआ है, अब 2026 में होगा, हर 2 साल में होता है ना, एक क्वेश्चन पे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। बोलते हैं पहला आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप किस वर्ष खेला गया था, जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से। अगर हम देखें पहला वाला जो हुआ था, पहला साउथ अफ्रीका में हुआ था, साउथ अफ्रीका में हुआ था, क्लियर हो जाएगा, हुआ था, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा पहला वाला। और अगर आप देखोगे जब पहला वाला हुआ तो उसको भारत जीत गया था, हारा कौन था, पाकिस्तान हार गया था, पाकिस्तान हार गया था। तो अब जरा बताओ हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2007 में हुआ था। और आपको याद है ना भाई,
6 छक्के भी लगाए थे इसी वर्ल्ड कप में। किसने? युवराज सिंह ने। किसकी बॉल पर लगाए थे? स्टुअर्ट ब्रॉड की बॉल पर, वो इंग्लैंड के बॉलर थे। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ, अब नेक्स्ट है T20 वर्ल्ड कप खत्म हो गया, अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, ध्यान रखोगे। प्रथम पुरुष की ओर चलते हैं। बोलता है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? जरा बताओ कौन हो जाएंगे, है ना भाई। अगर हम देखें बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, क्या माउंटबेटन है, या फिर आप लगाओगे इसमें से कर्जन है, या फिर आप लगाओगे इसमें से वॉरेन हेस्टिंग है, या फिर विलियम बेंटिक है? कौन हो जाएगा? शाबाश, बहुत गड़बड़ ना हो जाए, सोच समझ के लगाना। देखो, बंगाल का गवर्नर कौन था पहला, पहले ये देखते हैं। बंगाल का गवर्नर पहला वाला वो क्लाइव था, क्लाइव। ठीक है भाई, क्लाइव था। और वो कब बना था? वो बना था 1757 से 1760 के बीच, फिर दोबारा से 1765 से 1767 के बीच भी वो रहा, 2 बार बना। ठीक है, फिर और भी रहे इसके अलावा, लेकिन बंगाल का गवर्नर आखिरी वॉरेन हेस्टिंग रहा, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और ये 1772 से 1774 तक इस पद पर रहा, क्योंकि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आ गया था, और रेगुलेटिंग एक्ट से इसको बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया था। ठीक है भाई, जो कि ये 1774 से 1785 तक रहा इस पद पर। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग इज द राइट आंसर। तो बंगाल का गवर्नर जनरल ये बना। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। पहले भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? अब जरा सोचो इसमें क्या आंसर होगा। ठीक है भाई, भारत का पहला या फिर भारत के पहले गवर्नर जनरल। ठीक है, अभी हमने लास्ट टाइम पे कहां पहुंचा दी है बात? बंगाल के गवर्नर जनरल पे। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल चलते रहे 1828 से 1833 तक। बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का आखिरी, है ना, गवर्नर जनरल। ठीक है भाई, वो कौन था आखिरी? विलियम बेंटिक था। क्यों? क्योंकि विलियम बेंटिक को, है ना भाई, 1833 के चार्टर एक्ट से भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया पहला। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और वो कब तक रहा इस पद पर? 1833 से 1835 तक रहा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? विलियम बेंटिक। ओके, क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत के प्रथम कृषि मंत्री कौन है? जरा बताओ क्या लगाओगे? पहले कृषि मंत्री कौन है? क्या जॉन मथाई है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, राजेंद्र प्रसाद जी है, फिर इनमें से कोई भी नहीं है? जरा बताओ क्या लगाओगे? भाई जॉन मथाई, ये कौन रहे थे? ये तो वित्त मंत्री रहे थे हमारे। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, वित्त मंत्री रहे थे, है ना। ये गृह मंत्री रहे थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ओके भाई, और हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद जी इज द राइट आंसर। ओके, राजेंद्र प्रसाद जी कहां से बिलोंग करते थे? भाई बिहार से बिलोंग करते थे। कहां से? बिहार से बिलोंग करते थे। पहले राष्ट्रपति भी रहे थे, पहले राष्ट्रपति भी रहे थे हमारे। क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है भारत के प्रथम आईएएस अधिकारी कौन थे? जरा बताओ क्या लगाओगे? पहले आईएएस अधिकारी कौन है ना। अगर हम देखें 1863 में, है ना भाई, ध्यान रखोगे, है ना, उन्होंने परीक्षा दी थी। क्लियर हो जाएगा। अब जरा बताओ हमारा राइट आंसर। सत्येंद्रनाथ टैगोर है, सचिंद्र, है ना, ध्यान रखोगे, सच्चिदानंद सिन्हा है, या फिर आप लगाओगे राजा राम मोहन रॉय, या फिर आप लगाओगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो जाते हैं। कौन है हमारा राइट आंसर? सत्येंद्रनाथ टैगोर इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर हो जाएगा। किसके? रविंद्रनाथ टैगोर जी के भाई। क्लियर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी के भाई थे, टैगोर जी के भाई थे। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारत के उच्च न्यायालय में, ठीक है, उच्च न्यायालय, है ना, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में प्रथम न्यायाधीश कौन बने थे? यानी कि भारत के किसी भी हाई कोर्ट में पहला, ध्यान रखोगे, न्यायाधीश कौन बना है? ये बताइए हम। जरा बताओ, क्या आप लगाओगे जस्टिस गांगुली है, जस्टिस करियप्पा है, जस्टिस सैयद मोहम्मद है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है? जरा बताओ कौन बने हैं। ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? भारत के उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन बने हैं? पक्की बात अभी नहीं है भाई, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है भाई, ये है जस्टिस सैयद मोहम्मद इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे आप ध्यान रखना। कहां के रहे थे? इलाहाबाद हाई कोर्ट के, इलाहाबाद हाई कोर्ट के रहे थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट कब बना है? 1866 में आगरा के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। उस समय आगरा हाई कोर्ट था इसका नाम। फिर 1869 में इसको इलाहाबाद पहुंचा दिया गया, वहां इसका नाम इलाहाबाद हाई कोर्ट हो गया, जो कि आज भी इलाहाबाद हाई कोर्ट है, लेकिन इलाहाबाद शहर का नाम प्रयागराज हो गया है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे हैं?
जरा बताओ नेशनल कांग्रेस के, इस बार गड़बड़ ना हो, शाबाश। अगर हम देखें राजेंद्र प्रसाद जी है, जवाहरलाल नेहरू है, सच्चिदानंद सिन्हा है या फिर व्योमेश चंद्र बनर्जी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस सिर्फ कांग्रेस के नाम से बनी थी सबसे पहले। किस नाम से बनी थी? कांग्रेस के नाम से। कब बनी थी? 28 दिसंबर 1885 को बनी थी, है ना। और इसका पहला अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर के बीच में ही शुरू हो गया था बॉम्बे में। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने करी थी। किसके कहने पर? डफरिन के कहने पर। डफरिन हमारा वायसराय था 1884 से 1888 के बीच में। क्लियर हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्लियर है? पहले अधिवेशन में कितने लोग आए थे? 72 लोग आए थे, जिसमें से 38 बॉम्बे स्टेट से ही थे। ओके भाई, बॉम्बे प्रांत से थे। आ जाओ नेक्स्ट पर। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन है? जरा बताओ कौन हो जाएंगे पहले भारतीय पुरुष? क्या रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, या फिर आप लगाओगे अटल बिहारी वाजपेयी हैं, या फिर जवाहरलाल नेहरू हैं, या फिर आप लगाओगे लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे? नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी। 1913 में मिला था। किसके लिए मिला? गीतांजलि के लिए मिला। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। क्लियर हो जाएगा? शाबाश, खींच गए, बहुत अच्छा। एशिया के पहले व्यक्ति थे। नोबेल प्राइज कब शुरू हुआ था? 1901 में शुरू हुआ था। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? इनको किस में मिला था? साहित्य में मिला था, साहित्य में। आ जाओ लिटरेचर में। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन है? जरा बताओ कौन हो जाएंगे भौतिकी में प्राप्त करने वाले? अगर हम देखें अटल बिहारी वाजपेयी जी हो जाएंगे, सीवी रमन हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, या फिर लाल बहादुर शास्त्री जी हो जाएंगे। उनको नोबेल पुरस्कार तो मिला ही है, साथ में उन्हें भारत रत्न भी मिला है। ठीक है भाई, उन्हें भारत रत्न भी दिया गया 1954 में। 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न मिला था, है ना। ध्यान रखोगे? एक तो हो जाएंगे कौन? सीवी रमन हो जाएंगे। ध्यान रखोगे? हमारा राइट आंसर सीवी रमन है। एक तो सीवी रमन हो जाएंगे, एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हो जाएंगे। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे? और एक हो जाएंगे सी राजगोपालाचारी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। बोलता है स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? आजाद भारत के, ये आपने पढ़ रखा है। ठीक है भाई, अगर हम देखें आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जरा बताओ कौन बने थे? जो 1943 से 1958 तक थे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या मौलाना अबुल कलाम आजाद जी को लगा सकते हैं, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी हो जाएंगे, लाल बहादुर शास्त्री जी हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे? हमारा राइट आंसर ये। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? ए इज राइट आंसर। बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना भाई? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? आपको पता है 31 अक्टूबर को उनका बर्थडे होता है, तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस हम मनाते हैं। कब से मना रहे हैं? वो 2014 से मना रहे हैं इनके बर्थडे पर। 1928 में जो बारडोली सत्याग्रह था, कहां पर हुआ था ये? गुजरात के अंदर। वो इन्होंने लीड किया था सत्याग्रह। ठीक है भाई, उसके नेता यही थे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। क्लियर हो जाएगा? शाबाश, बहुत अच्छे। अजो नेक्स्ट पर। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? पहले प्रधानमंत्री कौन बने? जरा बताओ क्या लगाओगे? ये हो जाएंगे नेहरू जी इज द राइट आंसर। ओके, और नेहरू जी आपको पता है 16 साल, है ना भाई? ध्यान रखोगे, है ना? 16 साल 286 दिन, है ना, ये रहे हैं क्या? प्रधानमंत्री। 16 साल 286 दिन अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल है एज ए पीएम। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने हैं? जरा बताओ पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने हैं? अगर हम देखिए जाकिर हुसैन बने हैं, या फिर आप लगाओगे बहादुर शाह जफर, या फिर डॉक्टर माहिर हुसैन, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है भाई, जरा बताओ। तो हमारा राइट आंसर 1967 से लेकर 1969 के बीच। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाकिर हुसैन इज राइट आंसर। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन बन गए थे? जरा बताओ किसकी बात कर रहे हैं हम? लोकसभा के पहले स्पीकर की बात कर रहे हैं। आपको याद है लोकसभा के जो चुनाव हुए थे पहले वो कब शुरू हुए थे? वो शुरू हो गए थे 25 अक्टूबर 1951 को, और कब खत्म हुए थे? 21 फरवरी 1952 को, है ना। तो पहली लोकसभा का गठन कब किया गया? 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का स्थापना हो गई, गठन हो गया। फिर 13 मई को 1952 में पहली लोकसभा की बैठक हुई, और उसके लोकसभा के स्पीकर कौन थे? जीवी मालवांकर थे। ठीक है भाई, जीवी मालवांकर। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? जरा बताओ कौन बने हैं पहले? अगर हम देखेंगे इसमें से हीरालाल जे कानिया है, सुकुमार सेन है, मौलाना अबुल कलाम आजाद है, या फिर इनमें से आपको कोई नहीं लगते? जरा बताओ भाई। हमारा जो चुनाव आयोग है वो आयोग 324 से 329 आर्टिकल के बीच में है,
और संविधान के भाग आपको 15 में देखने को मिलेगा। हमारा चुनाव आयोग बन कब गया था? 25 जनवरी 1950 को। तो 1950 से 1958 तक कौन रहे थे पहले पहले? तो हमारा राइट आंसर है सुकुमार सेन। अभी कौन है? ज्ञानेश्वर कुमार। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अभी कौन है? ज्ञानेश्वर कुमार है। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले पहले मंत्री कौन है? जरा बताओ किसने दिया था? अगर हम देखोगे जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, या फिर मोतीलाल नेहरू हो जाएंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो जाएंगे, या फिर लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले। ठीक है भाई, जरा बताओ। शाबाश, बहुत अच्छे, है ना। अगर हम देखें ये टॉपिक भी खत्म होने वाला है, समझ गए। इससे पहले हमने कौन सा करा था? T20 वर्ल्ड कप का। और ये वाला कौन सा है? भारत के प्रथम पुरुष वाला। अब जरा बताओ इसमें से कौन सा होगा? पक्की बात है श्यामा प्रसाद मुखर्जी इज द राइट आंसर, है ना। ये वाले थे। क्लियर है, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलते हैं नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? जरा बताइए। शाबाश, बहुत अच्छे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी है। अभी देखा था हमने, कब मिल गया था? ये 1913 में इनको मिल गया था साहित्य में। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? भारतीय वैज्ञानिक किसको लगाओगे? जरा बताओ। शाबाश, क्या सीवी रमन है, अटल बिहारी वाजपेयी है, या फिर आप लगाओगे बी आर अंबेडकर है? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सीवी रमन इज द राइट आंसर। इनको मिला है किसके लिए? रमन प्रभाव की खोज के लिए। ठीक है भाई, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है रेमन मैसेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? जरा बताओ। शाबाश, बहुत अच्छे। अगर हम देखें रेमन मैसेसे पुरस्कार उनको मिला है। ओके, कब मिला है? 1958 में मिल गया है। ओके, एशिया का नोबेल प्राइज बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? एशिया का नोबेल प्राइज बोलते हैं हम उसे। ये भी आप ध्यान रखोगे। ओके, और ये किसके द्वारा दिया जाता है? फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया जाता है, वहां के प्रेसिडेंट के नाम पर, राष्ट्रपति के नाम पर। अब जरा बताइए हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आचार्य विनोबा भावे जी इज द राइट आंसर, जिन्होंने भूदान आंदोलन शुरू किया था 1951 में। भूदान आंदोलन कहां से शुरू किया था? ये तेलंगाना से। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। तेलंगाना से शुरू किया। उस समय पर तेलंगाना राज्य तो नहीं था, है ना। उस समय पर आंध्र प्रदेश राज्य भी नहीं था। उस समय पर मद्रास प्रेसिडेंसी आती थी। लेकिन आज के समय पे तेलंगाना का पोचमपल्ली गांव पड़ता है, वो वहां से शुरू किया और बोला था कि जो भी अमीर जमींदार हैं वो अपनी जमीन का 1/6 हिस्सा छोड़ दे, ताकि गरीब किसानों को जमीन मिल पाए। और बहुत लोगों ने छोड़ी अपनी जमीन। ठीक है भाई, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? जरा बताओ क्या लगाओगे? अगर हम देखें भारत रत्न पुरस्कार 1954 में 3 लोगों को मिला था, है ना। ध्यान रखोगे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हो जाते हैं, है ना। सी राजगोपालाचारी हो जाते हैं, सी राजगोपालाचारी हो जाते हैं, और सीवी रमन हो जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, है ना, अगर आपसे पूछा जाए वैज्ञानिक के तौर पर सबसे पहले किसको मिला है, तो इनको, सीवी रमन को। पूछे कि भाई पहले भारतीय कौन है, तो हम क्या लगाएंगे यहां पर? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी इज द राइट आंसर। ओके भाई, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है आईएएस परीक्षा में सफल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अभी देखा हमने, सत्येंद्रनाथ टैगोर जी इज द राइट आंसर। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? जरा बताओ। स्पेस में जाने वाले अगर हम देखें वो कौन बने हैं, जरा बताओ। शाबाश, कब की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं 3 अप्रैल 1984 को गए थे। 1984 को गए थे। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। अब जरा बताओ किस रॉकेट से गए थे? कॉस्मोस 3M। याद रखोगे, कॉस्मोस 3M से गए थे। ये भी आप ध्यान रखोगे। ये जो पूरा मिशन था ये किस किस का था? याद रखोगे, ये भारत का और रूस का दोनों का संयुक्त मिशन था। ये इसके जरिए गए थे। ओके भाई, और ऊपर कौन से स्पेस स्टेशन में गए थे, है ना भाई, ध्यान रखोगे। अगर आप देखोगे उसका नाम था सोयूज T11। क्या नाम था? सोयूज T11। आज जो आपको ऊपर देखने को मिलता है उसका नाम है ISS, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें से राकेश शर्मा इज द राइट आंसर। ये गए थे उस समय पर। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन है? क्या माउंटबेटन है, हॉकिंग्स है, बेंटिक है, या फिर रिपन है? वो कौन हो जाएगा? जरा बताओ कब आया। देखो, वो चला तो अकबर के शासनकाल के लिए था, अकबर से मिलने के लिए। अकबर 1556 से लेकर 1605 तक शासन किया। ठीक है, वो आया तो अकबर के दरबार में था। कौन आया था? अगर आप देखोगे हॉकिंग्स। लेकिन ये 1608 में पहुंचता है सूरत बंदरगाह, तब तक अकबर की डेथ हो गई थी। और 1605 से लेकर 1627 के बीच में जहांगीर बैठा था गद्दी पर। तो इसने क्या काम किया? जब ये 1608 में सूरत बंदरगाह आ गया
तो 1609 में आगरा के किले में आके जहांगीर से मिला था। ठीक है भाई, तो ये कौन है? विलियम हॉकिंग्स है। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारत का पहला भारतीय पायलट कौन बना है? जरा बताओ कौन बन गया है? शाबाश, बहुत अच्छे। कर सके तो इसमें से ये कौन है? JRD टाटा है या फिर आप लगाओगे मार्क जुकरबर्ग है, अभिनव बिंद्रा या फिर इनमें से कोई भी नहीं है? जरा बताओ। बोलता है भारत का पहला भारतीय पायलट कौन बना था? वो बने थे, ध्यान रखोगे, JRD टाटा इज राइट आंसर। कौन है? JRD टाटा इज राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक लाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? यानी कि सिंगल व्यक्ति गोल्ड मेडल लाने वाले। ठीक है भाई, सिंगल व्यक्ति गोल्ड मेडल लाने वाले वो बने हैं अभिनव। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, अभिनव बिंद्रा बने हैं। और वो कब लाए थे? 2008 में लाए थे। किस में लाए थे? शूटिंग में लाए थे, है ना। ये 2008 वाला कहां पर हुआ था? बीजिंग चाइना में हुआ था। ये बीजिंग चाइना में हुआ था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा इसमें से अभिनव बिंद्रा इज द राइट आंसर। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अभिनव बिंद्रा ने कितने ओलंपिक में हिस्सा लिया? 5 साल। 2000 वाले में भी, 2004 वाले में भी, 8 वाले में भी, 12 वाले में भी, 16 वाले में। 16 वाला आखिरी था उनका। ओके, 2009 में इनको क्या मिला है? पद्मा भूषण मिला है। उत्तराखंड के रहने वाले हैं ये। ठीक है, इनको मिला पद्मा भूषण 2009 में। बोलता है भारत के पहले उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन रहे हैं? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से? शाबाश। अगर हम देखें, रविंद्रनाथ टैगोर जी हो जाएंगे, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे, या फिर आप लगाओगे लाल बहादुर शास्त्री, या फिर आप लगाओगे डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद जी। ये कौन सा हो जाएगा? अगर हम देखें भाई, उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं और वो गृह मंत्री भी रहे हैं, तो वो कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर हो जाएगा। शाबाश। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। तो हमारे यहां पर अभी जो हमने देखे हैं वो 2 टॉपिक देखे। ठीक है, और इसमें हमने 25-25 क्वेश्चन किए। एक तो प्रथम पुरुष वाला जो अभी हमने खत्म किया है। इससे पहले T20 विश्व कप के देखे थे 2024 वाले के। अब जो आएंगे, अब आपका जीएस का प्रैक्टिस सेट आएगा। बोलता है पूरा ये फुल प्रैक्टिस सेट है। बोलता है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? जरा बताओ कितने जीत लिए? क्या लगाओगे? 24 है, या फिर आप लगाओगे कितने, है ना भाई, कितने जीते हैं इसमें? 24 स्वर्ण है, 23 स्वर्ण है, 25 स्वर्ण है, या फिर 22 स्वर्ण है? भाई 2022 वाला हुआ भी कहां पर है? बर्मिंघम में हुआ है। बर्मिंघम में हुआ है, इंग्लैंड में, यानी कि ठीक है भाई, ये इंग्लैंड में हुआ, इंग्लैंड के बर्मिंघम में। अब यहां पर हमारी पोजीशन तो 4th पर रही है। हम कितने गोल्ड मेडल लाए हैं यहां पर? 24 नहीं लाए हैं भाई, ना ही गड़बड़ हो जानी है दिन दहाड़े, है ना। 22, 16, 23 ये मैं जब भी करवाता हूं आपको बताता हूं। गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, है ना। 61 टोटल आए थे, हम 4th पोजीशन पर थी। ये गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा? 22। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और अगला जो होगा 2026 का, वो स्कॉटलैंड में होगा। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होगा। ग्लासगो क्या कभी ये भारत में हुआ? यस, भारत में हुआ था 2010 दिल्ली खेलगांव। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, 2010 में दिल्ली खेलगांव में ये हुआ है। क्लियर हो जाएगा। शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है तंजौर बंधु के नाम से विख्यात पोन्नया, वेड़ीवेलु, शिवानंदन और चिन्नया किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध नर्तक थे? देखो उनका पूरा लिखा हुआ है। उनको या तो तंजौर बंधु बोल देते हैं, या फिर तंजौर चतुष्क बोल देते हैं। ठीक है भाई, पेपर में ऐसे भी करके आ जाता है, तंजौर चतुष्क, ये आप ध्यान रखना। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अगर हम देखें कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, या फिर मोहिनीअट्टम, या फिर कथकली, जरा बताओ शाबाश, कौन सा हो जाएगा इसमें से? तंजौर कहां पर है? सोचो। ठीक है भाई, तंजौर हो जाएगा तमिलनाडु के अंदर। तो ऑब्वियसली, है ना भाई, तमिलनाडु के अंदर कौन सा चलता है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम के लिए ही वो तंजौर की चतुष्क जोड़ी जानी जाती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। काम खत्म। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? चंद बरदाई ने लिखा है, राजशेखर, या फिर आप लगाओगे पद्मगुप्त, या फिर जयदेव? जरा बताइए शाबाश, ये किसने लिखा? अगर हम देखें पृथ्वीराज रासो, ठीक है भाई, पृथ्वीराज चौहान 3rd के ऊपर ये लिखी हुई है। पृथ्वीराज चौहान 3rd के ऊपर ये लिखी हुई है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद बरदाई ने लिखी है ये। ओके भाई, चंद बरदाई ने लिखी है, हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। ऐसे ही पतंजलि ने क्या लिखा? महाभाष्य लिखा है। कलहड़ ने क्या लिखी है? राजतरंगिणी लिखी है। ओके भाई, मृच्छकटिकम किसने लिखी है? शूद्रक ने लिखी है। बोलता है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 39A को भारत के संविधान में शामिल किया गया है? जरा बताओ क्या लगाओगे? 42वां संशोधन अधिनियम, 44वां संशोधन अधिनियम, या फिर आप लगाओगे 48वां संशोधन अधिनियम, या फिर 46वां संशोधन अधिनियम? जरा बताओ कौन से ऐड किया गया है? शाबाश, बहुत अच्छे।
पक्की बात है, सोच लेना आंसर यहां पर 39 के ए में जो ऐड किया गया है, जरा बताओ। शाबाश, बहुत अच्छे, है ना, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो। 42वां इज द राइट आंसर। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से ध्यान रखो क्या चीज इसमें ऐड की गई है भाई, समान न्याय। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, समान न्याय और कानूनी सहायता मिलनी चाहिए हर इंसान को, है ना भाई, ध्यान रखोगे, समान न्याय और कानूनी सहायता मिलनी चाहिए, ऐसे आप ध्यान रखोगे, कानूनी सहायता, ये चीज ऐड की गई है 39 के ए में, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। ये डीपीएसपी के अंदर आता है। डीपीएसपी, डीपीएसपी कौन से है, जो हमारे 36 से 51 के बीच में आर्टिकल है भाग 4 में, वो हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। ये किसको मिले होते हैं, राज्य सरकार को मिले होते हैं। तो राज्य सरकार अपने नागरिकों का कैसे ख्याल रख सकती है, वो बातें हैं इसमें। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवाओं की अधिकारी शोभना नारायण ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नृत्य के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए कई पुरस्कार जीते हैं। ओके, और हाल ही में एक फिल्म में भी अभिनय किया है। वह निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। देखो उनके बारे में सब बता दिया, बस उनका एक चीज नहीं बताई है। ठीक है, जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से। शाबाश, बहुत अच्छे। अगर हम देखें उनका संबंध क्या हो जाएगा, किससे हो जाएगा, कथक से हो जाएगा। शोभा नायडू नहीं है ये, लगा सकते हो आराम से। बहुत बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो, वेरी गुड। ठीक है भाई, कथक इज द राइट आंसर। कथक के लिए ही जानी जाती है ना। 1992 में इनको पद्मश्री मिला हुआ है। 1992 में इनको क्या मिला हुआ है, इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। कथक यूपी का शास्त्रीय नृत्य है ना। इतना नहीं सोचना है, फटाफट आंसर हो जाएगा। सारनाथ में धमेक स्तूप का निचला भाग, है ना, जो नक्काशीदार से ढका है। अब जरा बताओ किसकी नक्काशी, इधर सोचना है ज्यादा। ठीक है, सारनाथ में जो धमेक स्तूप आपको देखने को मिलता है, उसका जो निचला हिस्सा है वो जरा बताइए किससे ढका है, किससे बना है वो, है ना भाई। पत्थर से है, लकड़ी से है, संगमरमर से या फिर ग्रेनाइट से है, जरा बताइए। शाबाश, कर सकते हैं, बहुत अच्छा, है ना। देखो ध्यान से, जैसे मान के चलो आप ये स्तूप देख रहे हैं, स्तूप में क्या चीज होती है, पहले ध्यान रखो। स्तूप में हमेशा ध्यान रखना, किसी भी स्तूप में आपको क्या मिलेंगे, प्रवेश द्वार मिलेंगे। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, प्रवेश द्वार मिल जाएंगे। प्रवेश द्वार को क्या बोलते हैं, तोरण बोलते हैं, तोरण। ये एंटर गेट है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ये इसको बोलते हैं वेदिका। क्या बोलते हैं, वेदिका। बाहर जो ये आप देख रहे हो पतली पतली सी दीवार, इसके अंदर आपको देखने को मिलती है यहां पर मेधी। क्या देखने को मिलती है, मेधी। ठीक है, इसके अंदर आपको डोम देखने को मिलता है, ये अंडाकार शेप। ठीक है भाई, इंग्लिश में डोम बोल सकते हो इसे, डोम यानी कि अंडाकार शेप आपको देखने को मिलेगी। उसके ऊपर आपको हार्मिका मिलेगी जो कि चौकोर है। ठीक है भाई, हार्मिका आपको कैसी देखने को मिलेगी, चौकोर साइज में देखने को मिलेगी। साइज पूछ लेता है इसका। इसके ऊपर है क्या, है ना भाई, छत्रक। अच्छा, अब जो ये आप देख रहे हो ना डोम, ये जो डोम है, डोम, डोम इसके जो नीचे का हिस्सा है ना, ये डिजाइन से बना होता है स्तूप में। जहां भी आप जाओगे, जहां जहां स्तूप है, वो नीचे का हिस्सा में डिजाइन बनता है। डिजाइन यहाँ पे कुछ ना कुछ डिजाइन, ऐसे अमरावती का स्तूप सबसे बढ़िया है। ठीक है भाई, आंध्र प्रदेश के अंदर। तो ये पत्थर से बना हुआ है सारनाथ के अंदर, कुछ अलग से एक्स्ट्रा कुछ चीज नहीं जोड़ी गई है। पत्थर की नक्काशी है, यहां पर डिजाइन मिलेंगे आपको यहां पर। ठीक है, वही चीज पूछी है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है बाणगंगा महोत्सव प्रत्येक वर्ष मुंबई शहर में आयोजित किया जाता है। यह को एक संगीतमय श्रद्धांजलि है। किसको, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, या फिर आप लगाओगे भगवान गणेश या फिर राम जी को है। बाणगंगा महोत्सव जो मनाया जाता है मुंबई में, वो किसके लिए मनाया जाता है, जरा बताओ क्या लगाओगे। हर साल मनाया जाता है, हर साल। कितने दिन का है, 2 दिन का मनाया जाता है हर साल। कहां पर मनाया जाता है, मुंबई में। तो ये कौन से भगवान जी को समर्पित है, राम जी को। ठीक है भाई, राम जी इज राइट आंसर। अच्छा, यहां पे तो काला घोड़ा फेस्टिवल भी मनाया जाता है ना। कौन सा, काला घोड़ा फेस्टिवल भी मनाया जाता है मुंबई के अंदर। ओके भाई, मुंबई के अंदर। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आज नेक्स्ट पर। पदमजा रेड्डी का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है, जरा बताओ। पदमजा रेड्डी किसकी हो जाएंगी, अगर हम देखें, देखो रेड्डी है सरनेम, ज्यादातर रेड्डी किसमें मिलता है, जरा बताओ, है ना। क्या एक कथकली है, कुचिपुड़ी है, भरतनाट्यम है, कथक है भाई। चाहे तो राधा रेड्डी हो, ठीक है भाई, राधा रेड्डी, चाहे राजा रेड्डी हो, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, राजा रेड्डी हो, चाहे पदमजा रेड्डी हो। हमारा राइट आंसर है कुचिपुड़ी। ओके, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, है ना। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचेलापुरम गांव से ये चला है, समझ गए। कुचेलापुरम गांव से, कुचेलापुरम को कुचिपुड़ी गांव भी बोल देते हैं। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर।
बोलता है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ओके, हम किसकी बात कर रहे हैं? नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर रहे हैं। क्या लगाओगे? मेघालय, कर्नाटक, तेलंगाना या फिर नागालैंड? देखो हमारे देश में कितने 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। कितने हैं? 18 बायोस्फीयर रिजर्व। पहला कौन सा था? पहला था नीलगिरी वाला। कहां मिलेगा ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर। ओके, लेकिन ये वाला कहां है? ये तो मेघालय में है। नोकरेक नेशनल पार्क भी है, एक नोकरेक एक चोटी भी है और नोकरेक एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है, कौन सा है? कोडेश्वरम। ये आपको किस देश में देखने को मिलेगा? जरा बताओ, कोडेश्वरम आपको कहां देखने को मिलेगा? शाबाश, बहुत अच्छे। क्या आप लगाओगे? श्रीलंका है, पाकिस्तान है, नेपाल है या फिर भूटान है? ये कहां पर है? अगर हम देखें ये आपको कहां मिलेगा? जिस देश में मुन्नेश्वरम है ना, ये वही है। अब लगाओ आंसर, ठीक है भाई। मुन्नेश्वरम कहां पर है? मुन्नेश्वरम, ठीक है। मुन्नेश्वरम मंदिर कहां है? ये वही आपको मिलेगा। श्रीलंका इज द राइट आंसर। ओके, श्रीलंका। कटासराज मंदिर कहां पर है? आपको पता है, पाकिस्तान में, ठीक है भाई। वो आपको पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलेगा। श्रीलंका में ये है। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 में किसका उल्लेख है? 76 में अगर हम देखें आर्टिकल जो 76 है उसके बारे में जरा बताओ। क्या महान्यायवादी या फिर लोकपाल या फिर आप लगाओगे वित्त आयोग के अध्यक्ष या फिर चुनाव आयुक्त? ये कौन सा लगता है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। ये केंद्र में कानून का सर्वोच्च, ध्यान रखोगे, अधिकारी होता है। केंद्र में, ध्यान रखोगे, केंद्र में विधि का यानी कि कानून का सर्वोच्च अधिकारी माना जाता है। ये सर्वोच्च अधिकारी इसको माना जाता है। ऐसे आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और ये आर्टिकल 76 में है। प्रेसिडेंट इसकी नियुक्ति करते हैं, कोई इसका टाइम पीरियड नहीं है, यानी कि ये लिमिट नहीं है कि ये कब तक गद्दी पे बैठेगा, ठीक है भाई। तो ऐसे आप ध्यान रखो। अच्छा, अगर यही चीज राज्य में होगी तो राज्य में इसको बोला जाता है महाधिवक्ता, ठीक है भाई, महाधिवक्ता। और वहां पर आर्टिकल 165 है ना भाई, इसके द्वारा राज्यपाल क्या करते हैं? इसकी नियुक्ति करते हैं। और वहां पर भी कोई टाइम पीरियड नहीं होता है, याद रखोगे। राज्यपाल जब तक चाहेगा इसको गद्दी पे बिठा के रखेगा। बोलता है नाडा का पूर्ण रूप जरा बताइए। नाडा वाडा सुने होंगे आपने, ठीक है भाई। अगर हम देखिए नेशनल एज डिटेक्टिंग एजेंसी या फिर आप लगाओगे नेशनल एथलेटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी या फिर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी या फिर नेशनल असेसमेंट एंड डेवलपमेंट एजेंसी, ये कौन सी हो जाएगी? जरा बताओ। शाबाश, हम नाडा की बात कर रहे हैं, नाडा, ठीक है भाई। नाडा वाडा ये आपने सुने होंगे, ठीक है भाई। जरा बताओ ये क्या हो जाएगा? शाबाश, बहुत अच्छे, पक्की बात है। सी इज द राइट आंसर। यस, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी 2005 में बनी है। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। कहां पर है? दिल्ली में। लेकिन ऐसे ही विश्व स्तर पर है वाडा, ये बनी है 1999 में और इसका हेडक्वार्टर है कनाडा के मॉन्ट्रियल में मिलेगा आपको। कनाडा के कहां पर देखने को मिलेगा? मॉन्ट्रियल में। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी इसको बोला जाता है, ठीक है भाई। बोलता है चक्का फेंक खेल में महिलाओं के लिए प्रयुक्त जो चक्के का मानक वजन है वो कितना होना चाहिए? जरा बताओ वो कितना होता है? क्या लगाओगे आप इसमें से? 1000 ग्राम, 1200 ग्राम, 1500 ग्राम या फिर 800 ग्राम है? ये कौन सा हो जाएगा? शाबाश, कर सकते हैं। हम किसके लिए कर रहे हैं? हम चक्का देख रहे हैं, चक्के का वजन हमें बताना है, ठीक है भाई। शाबाश, है ना। चक्के के लिए, महिलाओं के लिए जो आप देख रहे हो मानक वजन वो कितना है ये बताओ। शाबाश, बहुत अच्छे। महिला के लिए अगर हम देखेंगे, महिला के लिए जो व्यास होता है, व्यास चक्के का, वो 18 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलेगा। कितना? 18 सेंटीमीटर। लेकिन वजन कितना देखने को? सोच रहे हैं बड़े ध्यान से, क्या होगा है? अरे कुछ नहीं, 1000 होगा, काम करना। पुरुष के लिए 2000 लगाना है, ठीक है भाई। पुरुष के लिए 2000 ग्राम लगाना है। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। यहां पे थोड़ा सा बढ़ जाएगा, व्यास इसका 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। 22 सेंटीमीटर। ध्यान कीजिए, जो वाद्य यंत्र सारंगी से संबंधित नहीं है, पलट गया बाद में जाके, ठीक है भाई, वो कौन सा हो जाएगा? पंडित विश्व मोहन भट्ट है या फिर आप लगाओगे उस्ताद बिंदा खान है, पंडित राम नारायण है या फिर सकूर खान है? सारंगी, जरा बताओ, सारंगी से संबंधित नहीं है वो। शाबाश, बहुत अच्छे। क्या लगा सकते हैं? जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं वो है पंडित विश्व मोहन भट्ट। मोहन वीणा के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? वो मोहन वीणा के लिए जाने जाते हैं। मोहन वीणा उसके लिए जाने जाते हैं ये, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। शाबाश, बहुत अच्छे। आजो भाई नेक्स्ट पर। बोलता है 1913 में ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग में शामिल हो गया था? क्या लगता है कौन शामिल हो गया था? कौन था वो आदमी? क्या आप लगाओगे? जिन्ना, शौकत अली, अजमल खान या फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद? ये कौन हो जाएंगे? जरा बताओ।
देखो 1906 में बन गई थी मुस्लिम लीग। कहां पर बन गई थी? ढाका के अंदर। किसने इसकी स्थापना करी थी? ढाका के ही नवाब थे सलीमुल्लाह, है ना भाई, ध्यान रखोगे, सलीमुल्लाह, उन्होंने करी थी। इनके साथ में थे मोहसिन उलक, साथ में कौन थे? मोहसिन उलक, और साथ में थे, है ना भाई, ध्यान रखोगे, आगा खां। आगा खां, ये 3 लोग थे जब स्थापना हुई थी। पहला अध्यक्ष आगा खां को ही बना दिया था इसका, ठीक है। अब जरा बताओ उसमें कौन शामिल हो गया था 1913 में जाके? मोहम्मद अली जिन्ना। पहले कांग्रेस में ही थे वो, समझ गए, पहले वो कांग्रेस में थे, फिर उनको लगा कि यार अब कुछ हटके करना है, तो उन्होंने कुछ हटके करने के चक्कर में वो इसमें चले गए। समझ गए भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है आंचलिक उपन्यास के उत्कृष्ट उदाहरण। मैला आंचल के उपन्यासकार आपको कौन लगते हैं? फणीश्वर नाथ रेणु है, मुंशी प्रेमचंद है, कमलेश्वर है, और फिर केदारनाथ सिंह है। कौन हो जाएंगे? शाबाश। अगर हम देखें वो है मैला आंचल। जरा बताओ ये किसने लिखा है? मैला आंचल। क्या लगा सकते हैं? क्या हम फणीश्वर नाथ रेणु लगा सकते हैं? है ना, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। बोलता है अशोक के अधीन उत्तर पश्चिम प्रांत की राजधानी का नाम क्या था? अशोक के समय पर कितने राज्य थे? उस समय पर राज्यों को चक्र बोला जाता था, ठीक है भाई। वो कौन कौन से थे? देखो, एक तो था नीचे स्वर्णगिरी, याद रखोगे, स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता था दक्षिण में। एक था कलिंग, ये सबसे पूर्व में था, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। एक था यहां पर, ध्यान रखोगे, उज्जैन, ये सबसे पश्चिम में था, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और एक था उत्तर पश्चिम में तक्षशिला, ठीक है भाई, तक्षशिला। और एक था यहां पर, अगर आप देखोगे, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। तो कितने चक्र थे उसके समय पर, यानी कि राज्य थे उसके पे थे चक्र 5। अब आपसे यूं कह रहा है कि उत्तर पश्चिम प्रांत की राजधानी कौन सी हो जाएगी उसके समय पर, जरा सोचो। तो क्या हम इसमें से तक्षशिला नहीं लगा सकते? यहां पर तक्षशिला इज द राइट आंसर। तक्षशिला इज द राइट आंसर, हमारा काम खत्म, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। सबसे प्रचलित मुद्रा जो थी ना मौर्य काल में, वो पण थी, पण। बड़े से बड़े अधिकारी को 48,000 पण मिलते थे। छोटे से छोटे काम करने वाले को 60 पण दिए जाते थे, 60 पण दिए जाते थे। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। अजो नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्या कहते हैं? बोलता है बाउंसर का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? आप बाउंसर देखते हो, ठीक है, ये कौन से खेल में है? अगर हम देखें फुटबॉल, या फिर आप लगाओगे इसमें से क्रिकेट, टेनिस, या फिर हॉकी, ये कौन सा हो जाएगा? शाबाश, बहुत अच्छे। अगर हम देखें जो ये बाउंसर है, यॉर्कर हो गया, बाउंसर हो गया, ये किस गेम में होती है? जरा सोचो, फुटबॉल में होती है क्या, या फिर हॉकी में लगाओगे इसमें से? क्रिकेट इज द राइट आंसर, ओके। क्रिकेट वाले बच्चे बिल्कुल बिल्कुल ठीक, शाबाश, बहुत अच्छे। श्रीनगर का, है ना, पांद्रेथन मंदिर निम्नलिखित में से किस धर्म को संबंधित है? जरा बताओ, पांद्रेथन मंदिर कहां का? श्रीनगर का। वो कौन से धर्म को है? जरा बताओ, शाबाश। अगर हम देखें, अगर आप देखोगे जम्मू एंड कश्मीर में भी, है ना, पहले वहां पर करकोट वंश एक हिंदू वंश था, उत्पल वंश भी हिंदू वंश रहा है, लोहार वंश भी हिंदू वंश रहा है। उसके बाद वहां तुर्क आने शुरू हुए थे, तुर्क मुसलमान, ठीक है भाई। अगर हम देखिए श्रीनगर का पंडितरन मंदिर निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म से संबंधित है, ओके, क्लियर हो जाएगा, हिंदू धर्म से। किससे लगा रहे हो? बौद्ध से। अच्छा, चलो भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। बोलते निम्नलिखित में से कौन सी योजना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आती है? स्वच्छ भारत अभियान है, मेक इन इंडिया है, या फिर राष्ट्रीय बाल स्वच्छता है, या फिर राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन है? जरा बताओ क्या होगा इसमें से, कौन सी है जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आती है इसमें से? शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं। और वो कब शुरू की गई है? क्या हम स्वच्छ भारत अभियान लगाएंगे, मेक इन इंडिया, राष्ट्रीय बाल स्वच्छता, या फिर राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेक इन इंडिया इज द राइट आंसर, ओके। और ये 25 सितंबर 2014 को शुरू हुई थी। भारत की चीजें ज्यादातर भारत में ही बननी चाहिए, ठीक है भाई, इसको लेकर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। बोलता है जनधन योजना कब शुरू हुई है? पैसा अकाउंट में आता है। बोलता है 2016 में आया था, 2015 में, 2013 में, या फिर आप लगाओगे 2014 में। अब तक आ रहा होगा तुम्हारे में तो, है ना। बोलता है जनधन योजना ये कब शुरू की गई थी? जरा बताओ। अगर हम देखें जनधन योजना ये कब शुरू की गई है? 2014 इज द राइट आंसर, ओके भाई, क्लियर हो जाएगा, 2014। अच्छा, जीरो बैलेंस पर खाते खुल रहे थे, राइट है ना? क्यों, क्या था? देखो, इसमें मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा थी। ऐसा कुछ नहीं था कि गवर्नमेंट तुम्हारे अकाउंट में पैसे भेजती, समझ गए। हाँ, अगर गवर्नमेंट कुछ योजनाएं चलाती तो उसके जरिए भेज सकती थी, और उसने भेजे भी अलग अलग योजना चला के। लेकिन इसका पर्पज ये था कि डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना, समझ गए भाई। अगर आपके पास एक अकाउंट होगा तो आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं,
अब उसमें पैसे हो या ना हो वो तुम्हारे ऊपर बात है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा सुभाष चंद्र बोस द्वारा सह स्थापित किया गया था? जरा बताओ क्या लगाओगे? क्या किसान मजदूर प्रजा पार्टी, या फिर आप लगाओगे अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक, या फिर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, या फिर आप लगाओगे इसमें से अखिल भारतीय छात्र संघ है? ये कौन सा हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस जी ने किसकी स्थापना करी थी? उन्होंने करी थी 3 मई 1939 को, है ना भाई, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना कहां पर करी थी? उन्नाव में, है ना, उन्नाव में। उन्होंने 1938 में और 1939 में, 1938 में तो हरिपुरा के अंदर वो कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए, 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन के वो अध्यक्ष चुने गए, लेकिन 1939 में उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने नई पार्टी बना दी थी अपनी। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से किस राज्य में थंग का स्कूल ऑफ पेंटिंग के नाम से जानी जाने वाली चित्रकला शैली लोकप्रिय है? झारखंड में, या सिक्किम में, या बिहार में, या फिर आप लगाओगे पश्चिम बंगाल में? जरा बताओ। अगर आप देखोगे थंग का स्कूल ऑफ पेंटिंग कहां चलती है, थंग का पेंटिंग कहां चलती है? अगर हम देखें थंग का जो पेंटिंग है ये आपको कहां मिलेगी? तो ये तो हमें देखने को मिलती है कहां पर? सिक्किम के अंदर। ये पीले कलर की पेंटिंग होती है, कपास के द्वारा की जाती है ज्यादातर, और ये भगवान बुद्ध जैसे उपदेश दे रहे होते हैं ना वो अपने शिष्यों को, ऐसी चीजें दर्शाई जाती है इसमें। ठीक है भाई, तो कैसे रंग की होती है? पीले रंग की होती है ज्यादातर पेंटिंग, और कपास के द्वारा की जाती है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारत में कौन सा स्थान पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारों का जंक्शन है? क्या झांसी है, भोपाल है, जबलपुर है, या फिर आप लगाओगे लखनऊ है इसमें से? अगर हम देखें हमारे जो ये उत्तर से दक्षिण जो ये कॉरिडोर है श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक जा रहा है। श्रीनगर कहां है? जम्मू कश्मीर में, कन्याकुमारी तमिलनाडु में। ऐसे ही आप देखोगे पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर, है ना, असम के सिलचर से लेकर पोरबंदर गुजरात की ओर, ये जो दोनों कॉरिडोर्स हैं ये कहां पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं? जरा बताओ। क्या झांसी लगा सकते हैं? है ना भाई, झांसी इज द राइट आंसर। झांसी कहां है? ये आपको यूपी में देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सी टीम प्रो कबड्डी लीग 2024 में शामिल नहीं है? जरा बताओ कौन सी नहीं है भाई शामिल? अगर हम देखें गुजरात टाइटंस, पुनेरी पल्टन है, या फिर आप लगाओगे कोलकाता पायरेट्स है, या फिर आप लगाओगे हरियाणा स्टीलर्स है, वो कौन सा हो जाएगा? जरा बताओ, शाबाश। ये जो कबड्डी की प्रो कबड्डी लीग है ये कब शुरू हुई थी? 2014 में शुरू हुई। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। इसका अगर आप देखोगे नौवां पहला संस्करण कौन जीता? जयपुर पिंक पैंथर्स, है ना भाई। नौवां भी वही जीत गए जयपुर वाले। ठीक है भाई, 10वां ये जीत गए पुनेरी पल्टन वाले, 11वां हरियाणा स्टीलर्स वाले जीत गए। ठीक है भाई, अब जरा बताओ हमारा राइट आंसर क्या लगाओगे? है ना भाई, सी लगा रहे हो, कोलकाता पायरेट्स है, पक्की बात है। शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। कोलकाता पायरेट्स नहीं, पटना पायरेट्स के नाम से आप जानोगे। ठीक है भाई, क्लियर है, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है? जरा बताओ क्या लगाओगे? शाबाश, बहुत अच्छे, है ना। अगर हम देखें धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध, या फिर समान नागरिक संहिता का प्रावधान, या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए प्रावधान, या फिर जनता के अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार, ये कौन सा हो जाएगा? जरा सोचो सर, एक ही है कोई इनमें से। ठीक है भाई, जरा बताओ क्या लगाओगे? भाई एक ही है कोई जो डीपीएसपी का लगता है आपको इसमें से। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आर्टिकल 36 से 51 में है और भारत के भाग 4 में है। तो ये जो आपको लगता है ना समान नागरिक संहिता का प्रावधान, है ना, यूसीसी है, यूसीसी आपको आर्टिकल 44 में मिल जाएगा, है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। शाबाश, बहुत अच्छे। लंबा क्वेश्चन था लेकिन आराम से करने लायक था। ठीक है भाई। बोलता है भारत सरकार द्वारा सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जरा बताओ क्या लगाओगे? अगर हम देखें इसमें से 1965 है, या फिर आप लगाओगे 1952, 1960, 1947। शाबाश, बहुत अच्छे। अच्छा एक बात बताओ, ये जो सीमा सड़क संगठन है इसका काम क्या है? जो आपकी बॉर्डर के पास की है ना, बॉर्डर के पास की जो रोड है, पुल है, उनके रखरखाव का कार्य इसी के पास आता है, बीआरओ के पास, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के पास। कब बना है? 7 मई को बना है, 1960 में बना है। क्लियर हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, क्लियर हो जाएगा। रघु श्रीनिवासन इसके अभी महानिदेशक हो जाएंगे। कौन है? रघु श्रीनिवासन। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, हमारे देश में सड़कों के प्रकार कितने हैं? वो है 6। कैसे?
एक हो जाएगा नेशनल हाईवे, एक हो जाएगा स्टेट हाईवे, एक हो जाएगा इसमें से डिस्ट्रिक्ट हाईवे, एक हो जाएंगे विलेज रोड, ठीक है भाई, और एक हो जाएंगे एक्सप्रेस वे, एक हो जाएंगे बॉर्डर रोड, ठीक है भाई। तो कितने हो गए? 6 प्रकार आपको देखने को मिलते हैं। बोलता है 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक 38वें राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किए गए थे? ओके, 28 जनवरी में शुरू हो गए थे, कहां से? देहरादून से। देहरादून में राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम से मोदी जी ने कर दिया था इनका उद्घाटन 2025 में, और 14 फरवरी तक गए हैं ये। फाइनल मतलब जो एंडिंग हुआ था उनका कहां पर हुआ? हल्द्वानी में हुआ था, और उसमें एंडिंग में समापन समारोह में अमित शाह जी उसमें शामिल हुए, ठीक है भाई। तो ये कहां पर हुए? उत्तराखंड के कितने? 8 शहरों में हुए हैं, उत्तराखंड के 8 शहरों में हुए हैं, ऐसे आप ध्यान रखोगे। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए जी 2027 वाले कहां पर होंगे? ये होंगे कहां? मेघालय के अंदर होंगे, और वो 39वें नंबर के होंगे। क्या नॉर्थ ईस्ट में पहली बार हो रहे हैं क्या ये? ना, नॉर्थ ईस्ट में इससे पहले असम में और मणिपुर में हो चुके हैं, ठीक है भाई। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। बोलता है भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो भारत का ऐसा कौन सा एरिया है जहां पर वर्षा ज्यादा होती है? देखो, कम वर्षा वाले जैसे कि थार रेगिस्तान, और दूसरा हमारा लेह लद्दाख, 2 एरिया हमारे यहां कम वर्षा वाले हैं। एक हमारा गर्म रेगिस्तान है थार, एक हमारा शीत मरुस्थलीय लद्दाख। अगर हम देखें वही क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है कौन से में? देखो ऐसा है, हमारा राइट आंसर क्या है? पूर्वी खासी पहाड़ी इज द राइट आंसर। ये आपको कहां पर देखने को मिल जाएंगे? मेघालय में। इन्हीं पहाड़ियों के पास आपको क्या देखने को मिल जाएगा? आपको मौसिनराम देखने को मिल जाएगा, जो बारिश के हिसाब से दुनिया का सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है। 1200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा वर्षा होती है वहां पर, ठीक है भाई, सालाना। बोलता है पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भगवान जगन्नाथ यानी कि कृष्ण जी की पवित्र यात्रा, जिसे लोकप्रिय रूप से रथ यात्रा के रूप में जाना जाता है, किस हिंदू महीने में शुरू हो जाती है? जरा बताओ किस महीने में शुरू हो जाती है? देखो ऐसा है, हम जाएंगे जून के लास्ट और जुलाई के शुरू, इस समय पर यह होती है। कितने दिन लगते हैं? 10 दिन लगते हैं। ओके, भगवान कृष्ण जी और उनके भाई बहन, इन तीनों के 3 रथ होते हैं, जो कहां से शुरू हो जाते हैं खींचने? जगन्नाथ मंदिर से ही, यानी कि कृष्ण जी के मंदिर से ही ये तीनों रथ खींचने शुरू हो जाते हैं। और कहां तक जाते हैं? उनकी मौसी के मंदिर तक। मौसी का घर कौन सा है भाई? उनका गुंडीचा मंदिर है, गुंडीचा, ध्यान रखोगे, गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं, जो उनकी मौसी का घर है। यात्रा को लाने ले जाने में तो एक ही दिन का समय लगता है, लेकिन 9 दिन यहां पर यात्रा रुकती है, तो टोटल कितने हो गए? 10 दिन हो गए इसमें जो लगते हैं। अब ये जो जून का आखिरी और जुलाई का समय, शुरू का समय है, उसको आषाढ़ बोलते हैं, आषाढ़, ठीक है। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। अच्छा, इसमें क्या होता है? जैसे रथ है, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, रथ है, इस रथ को जब ये खींचा जा रहा है तो इस रथ पे आगे का हिस्सा देख रहे हो, आगे का ये डेक है, ऊपर का हिस्सा, इस पर सोने की झाड़ू से एक बंदा साफ करता हुआ रहता है हमेशा। उस अनुष्ठान को बोलते हैं चेहरा पहारा। क्या बोलते हैं उसको? चेहरा पहारा बोलते हैं उसको। ये भी आप ध्यान रखोगे। तो पेपर में ना पूछ लिया जाता है एसएससी में, चेहरा पहारा अनुष्ठान किससे जुड़ा हुआ है? आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं भारत का कौन सा पठार अपने समृद्ध स्वर्ण भंडार के लिए जाना जाता है? भाई भंडार सोने के कौन से में है? जरा बताओ, मालवा के पठार में है, छोटा नागपुर में है, या फिर बुंदेलखंड में, या फिर दक्कन पठार में है? जरा बताओ क्या लगाओगे? देखो, बुंदेलखंड का पठार एक पिछड़ा हुआ इलाका है, क्योंकि उसमें ज्यादा खनिज नहीं है। अगर वह होते तो प्राइवेट कंपनियां लगती और सरकार डेवलपमेंट करती भाई, तो सरकार वहां पे ध्यान ही नहीं दे रही। अब मालवा के पठार वाले इलाके में खनिज मिलते हैं खूब, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा नागपुर पठार में तो है ही, ठीक है, मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया बोला जाता है, भारत का हृदय खनिज स्थल। लेकिन जो दक्कन का पठार है, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा पठार, यहां पर आपको त्रिभुजाकार शेप में देखने को मिल जाएगा, और इसमें आपको नीचे कर्नाटक की तरफ आकर क्या आपको देखने को मिल जाएगा? सोना। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, सोना देखने को मिल जाएगा। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से किस राज्य में शिरुई लिली महोत्सव मनाया जाता है? मणिपुर, गोवा, केरल और नागालैंड में कहां पर मनाया जाता है? जरा बताओ। शाबाश, शिरुई लिली क्या है ना, वहां पर अगर आप देखोगे शिरुई लिली मनाया जाता है। शिरुई लिली के साथ साथ वहां पे याओशांग मनाया जाता है। याओशांग होली को बोलते हैं ये। लाई हरोबा वहां पर मनाया जाता है। चेरोबा वहां पर मनाया जाता है, चेरोबा। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? मणिपुर इज द राइट आंसर। मणिपुर में ज्यादातर कौन सी ट्राइब रहती है? मैतई लोग देखने को मिलते हैं वहां पर। कौन से लोग ज्यादा है? मैतई। ठीक है, और भाषा कौन सी बोली जाती है वहां पर? मैतई ही भाषा बोली जाती है। मैतई ही भाषा बोली जाती है ना भाई, ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर।
बोलता है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु आरसीबी ने फाइनल मैच में किस टीम को हराकर आईपीएल 2025 ट्रॉफी जीत ली है? जरा बताओ क्या लगाओगे? अगर हम देखें आरसीबी, आपको पता है जीत गई। ये जो था आरसीबी है ना भाई, आरसीबी इस बार 18वां सीजन था टोटल 2025 में, और ये पहली बार जीती है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे पहली बार। और ये कहां हुआ था फाइनल? 3 जून को, 3 जून 2025 को फाइनल हुआ था नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में अहमदाबाद के अंदर। और अगर हम देखें इसमें से किस टीम को हराकर ये जीते हैं? पंजाब किंग्स को हराकर जीते हैं, है ना भाई, पंजाब किंग्स को हराकर। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, पंजाब किंग्स को 6 रन से हरा दिया था। और आरसीबी के कौन हो जाएंगे कैप्टन? जरा बताओ रजत पाटीदार। पंजाब टीम के कौन है कैप्टन? वो है श्रेयस अय्यर। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। अगर हम देखें निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका है? किस राज्य में है द्विसदनात्मक? अच्छा, अगर हम देखें पंजाब में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या फिर हरियाणा में। तमिलनाडु में थी, पंजाब में भी थी, अब नहीं है। ठीक है भाई, लेकिन अगर हम देखें कर्नाटक में अभी भी है। ओके, हमारे यहां 6 राज्य ऐसे हैं जहां विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। ठीक है भाई, जैसे कि कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश तेलंगाना हो गया, बिहार यूपी हो गया। ओके, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। बोलता है आईपीएल 2025 के फाइनल मैच का प्लेयर ऑफ द अवार्ड ये किसको मिला है? जरा बताना भाई, फाइनल में किसने अच्छा खेला था? अगर हम देखें डेवन कॉनवे है, कुणाल पांड्या है, या फिर मिचेल स्टार्क है, या फिर साई सुदर्शन है। जरा बताओ इसमें से कौन सा हो जाएगा? आईपीएल 2025 है ना भाई, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्या हम लगाएंगे? डेवन कॉनवे है, कुणाल पांड्या है, मिचेल स्टार्क है, या फिर साई सुदर्शन है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कुणाल पांड्या इज द राइट आंसर। ओके, ये आरसीबी की तरफ से खेलते। बोलता है सबरीमाला मंदिर आपको कहां पर देखने को मिलते हैं? ये आपको देखने को मिल जाएगा कहां पर? ये केरल में है। और असल में सबरीमाला जगह का नाम है, वहां पर भगवान अयप्पा का आपको मंदिर देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के माध्यम से अधिकतम जनसंख्या घनत्व किसका हो जाएगा? जरा सोचो इसमें से किसका है भाई? हमारे देश का कितना है? वो तो है 382 जनसंख्या घनत्व 2011 के हिसाब से। सबसे ज्यादा आपको बिहार का देखने को मिलता है, बिहार का है 1106 राज्यों की कैटेगरी में, लेकिन बिहार तो ऑप्शन में ही नहीं है। अब कैसे बात बने, है ना भाई? जरा बताओ इसमें से हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है ना? राजस्थान का कितना है सर? 200 आपको देखने को मिलेगा, है ना? केरल का कितना देखने को मिलेगा? 860। क्या महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में फाइट है? मध्य प्रदेश में कितना है? 236। अगर हम देखें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहां पर? केरल ऊपर है, बिहार के बाद सेकंड पर कौन है? वेस्ट बंगाल 1028 पर मिलेगा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे आप ध्यान रखोगे यहां पर कौन सा है, ये इतने पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, वेस्ट बंगाल। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है यह त्योहार नागालैंड सरकार के द्वारा साल 2000 में जनजातियों के बीच अंत्यक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की, है ना भाई, सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। इस त्योहार को पहचाने। ये कौन सा हो जाएगा? हार्निवल उत्सव है, या फिर गान नगाई उत्सव है, या फिर नाजू उत्सव है, या फिर आप लगाओगे नुआखाई उत्सव है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हार्निवल उत्सव मनाया जाता है, वहां की नागा ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। 1 से 10 दिसंबर के बीच में हर साल मनाया जाता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। 2000 से शुरू हुआ था ये। निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में से क्रांतिक बाघ आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र आपको किसके पास लगता है? जरा बताओ किसके पास है? क्या कार्बेट के पास है, या फिर आप लगाओगे रणथंबोर के पास है, या फिर आप लगाओगे इसमें से नागार्जुन श्रीशैलम, या फिर आप लगाओगे सुंदरबन? हमारे देश में जो टाइगर रिजर्व है वो कितने हैं? 58 है। 58वें नंबर का है माधव टाइगर रिजर्व। माधव टाइगर रिजर्व ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा, है ना भाई, ध्यान रखोगे? ये आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? ये वाले बच्चे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, सी इज द राइट आंसर। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा, सी। ये हमारा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, 3328 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में है। समझ गए भाई, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है ये। नागार्जुन श्रीशैलम वाला आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। बोलता है वर्ष 2025 में घोषित मिस वर्ल्ड विजेता का नाम बताइए। किसकी बात कर रहे हैं हम? मिस वर्ल्ड। ठीक है भाई, मिस वर्ल्ड कौन है जरा बताओ? ये आप लगाओगे दिविता राय है, क्रिस्टीना पिस्कोवा है, या फिर ओपल सुजाता चुआंगस्त्री है, या फिर शेनिस पालासियोस है। तो ये कौन रही है? ये रही है, अगर आप देखोगे, ओपल सुजाता। कहां से रही है? थाईलैंड से रही है। ये प्रतियोगिता कहां पर हुई है? ये प्रतियोगिता हुई है आपकी 7 मई से शुरू हो गई थी और 31 मई तक गई थी हैदराबाद तेलंगाना के अंदर। और इसकी टैगलाइन क्या थी?
है ना, तेलंगाना जरूर आना। बोलता है इसमें से बोला कोडिकुन्निल सुरेश के विरुद्ध चुनाव लड़कर ध्वनि मत से 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसको चुना गया है, जरा बताओ ये कौन हो जाएंगे। कोडिकुन्निल सुरेश है, ये तो है ही नहीं क्योंकि उनके तो विरुद्ध ही लड़ा गया है। या फिर आप लगाओगे ओम बिरला है, या फिर आप लगाओगे मल्लिकार्जुन खड़गे, या फिर राजनाथ सिंह है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा, पक्की बात है ओम बिरला इज राइट आंसर, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। जो हमारा स्पीकर होता है 2019 से लेकर 2024 के बीच में भी यही रहे, और 2024 से अभी ये कंटिन्यू बैठे हुए स्पीकर के पद पर। जो हमारा स्पीकर होता है क्या वो शपथ लेता है एज ए स्पीकर, नहीं, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे वो नहीं लेता। प्रोटेम स्पीकर उसको एज ए सांसद शपथ दिलाता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। भारत में आवर्ती योजना कब शुरू हुई थी, जरा बताओ। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम आवर्ती योजना की बात कर रहे हैं, यानी कि रोलिंग प्लान कब शुरू हुआ है, 1978 से 1980 के बीच में, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये 1974 से 1978 के बीच में। कौन सी वाली पंचवर्षीय योजना, अगर आप देख रहे हो ये वाली पंचवर्षीय योजना, ध्यान रखना ये थी 5वीं वाली पंचवर्षीय योजना, जिसको बीच में रोक दिया गया था। किसने रोका था, मोरारजी देसाई ने, और रोक के क्या शुरू कर दिया था, रोलिंग प्लान शुरू कर दिया था। ओके भाई, मोरारजी देसाई 1977 से लेकर 1979 तक हमारे क्या रहे थे, प्राइम मिनिस्टर, और वो 1900 है ना भाई 67 से 1969 के बीच में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे, और हमारा 10 बार उन्होंने बजट भी पेश किया था। आज भी नेक्स्ट पर बोलता है अगस्त 2024 में है ना बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जरा बताओ। बीएसएफ के महानिदेशक कौन बने हैं, वो बने हैं रजविंदर सिंह भट्टी, या फिर आप लगाओगे दलजीत सिंह चौधरी, या फिर आप लगाओगे राकेश अस्थाना, या फिर प्रकाश सिंह है, ठीक है। अगर हम देखें नवंबर 2025 तक बैठे रहेंगे गद्दी पर, उनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीएसएफ के लिए। शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं। क्या होगा, बीएसएफ 1965 में बनी है, दलजीत सिंह चौधरी इज द राइट आंसर। ओके भाई, बीएसएफ कब बनी है, 1965 में उसकी स्थापना हुई है। शाबाश, बहुत अच्छे। बोलता है पुर्तगाल के प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो फिर से 2025 में प्रधानमंत्री बन गए हैं, ठीक है, वो कौन है। पुर्तगाल की जो राजधानी है वो है लिस्बन, वो क्या हो जाएगी, लिस्बन। और हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें से, लुइस मॉन्टेनेग्रो इज द राइट आंसर। ओके भाई, यूरोप का देश है पुर्तगाल। बोलता है आर्टिकल 172(2) के अनुसार किसी राज्य का किस चीज का विघटन नहीं हो सकता, जरा बताओ किस चीज का, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, या फिर आप लगाओगे राज्यों की परिषद। ये कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 172(2) के अनुसार हमें बताना है, ठीक है भाई, जरा बताओ ये कौन सा होगा। शाबाश, बहुत अच्छे। ए और सी में कंफ्यूज कौन है, ये है भाई, पर लोकसभा का तो विघटन हो जाता है, लेकिन वो 172 में थोड़ी ना है लोकसभा। राज्यों की परिषद यानी कि राज्यसभा, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। राज्यसभा भी 172 से नहीं लेना देना कुछ। 172(2) से यह बोला गया है कि विधान परिषद जो राज्य के अंदर होती है उसका विघटन नहीं हो सकता, वो भंग नहीं हो सकती। बी इज द राइट आंसर। ओके भाई, और 169 में इसका वर्णन हमें देखने को मिल जाता है ना। ये आपको बोला गया है कि इसका सदस्य बनने के लिए आपको कम से कम, है ना, ध्यान रखोगे, कितनी उम्र होनी चाहिए, 30। इसके सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है, और राज्य का ये उच्च सदन होती है। कलमकारी, चित्रकारी किस राज्य से आपको संबंधित लगती है, जरा बताओ ये किस राज्य से है भाई, आंध्र प्रदेश से, मणिपुर से, या फिर वेस्ट बंगाल, या फिर महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में वर्ली कला चलती है, वर्ली जनजाति की, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में कालीघाट कला चलती है कोलकाता के अंदर। मणिपुर में कौन सी, मणिपुर में पेंटिंग नहीं है, ठीक है, ध्यान रखोगे। एक अड़ियोले है, अगर आप याद रख सकते हो तो, ठीक है भाई, एक अड़ियोले वो पेपर में नहीं आती। आंध्र प्रदेश के अंदर कौन सी चलती है, कलमकारी चलती है, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो, क्लियर हो जाएगा। आज भी नेक्स्ट पर बोलता है डीआरडीओ के अध्यक्ष का नाम बताइए जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने 31 मई 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया, जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से। अगर हम देखें कौन सा है, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है भाई, डीआरडीओ कब बनी है, 1958 में। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, मनोज पांडे, राजीव गौबा, या फिर समीर वी कामत, या फिर अजय कुमार भल्ला, ये कौन सा है। शाबाश, कर सकते हैं। डीआरडीओ के कौन है, क्या समीर वी कामत लगा सकते हैं। उनका कार्यकाल 31 मई 2025 को खत्म हो रहा था, और अब 1 साल के लिए और बढ़ा दिया, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पर केंद्रीय बजट से कितने दिन पहले आ जाता है, जरा बताओ क्या लगाओगे, कितने दिन पहले। अगर हम देखें आर्थिक सर्वेक्षण, जैसे मान के चलो नया बजट आने वाला है, हमारा नया बजट
1 फरवरी को आ जाता है, जैसे 2025 में आ गया था। और ये जो बजट था वो आपका था कब से, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के बीच, है ना भाई। 1 अप्रैल 2025 से लेकर, और ध्यान रखोगे 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक का है ये बजट। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब अगर आप देखोगे ये जो बजट था, इससे एक दिन पहले ही पिछले बार का जो, ध्यान रखोगे पिछले बार का जो बजट था उसका आर्थिक सर्वेक्षण था कि भाई हमने पिछला पैसा कहां कहां फूका। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये, हमने पहला पिछला पैसा कहां कहां लगाया ये सब बारे में। ठीक है भाई, तो ये एक दिन पहले आ जाता है, ऐसे आपने ध्यान रखना है। किसकी देखरेख में तैयार होता है आर्थिक सर्वेक्षण? मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है अभी? अनंत नागेश्वरन। ठीक है भाई, उनकी देखरेख में तैयार होता है। 5 नए जिले के निर्माण के बाद लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? जरा बताओ, क्या लगाओगे? अगर हम देखें 31 अक्टूबर 2019 को जब ये एक क्या यूटी डिक्लेयर किया गया था, उस समय सिर्फ 2 ही थे, लेह और करगिल के नाम से सिर्फ 2 ही जिले थे। अब इसमें 2024 सितंबर में कितने भी आ गए हैं? इसमें आ गए हैं 5 भी, ये भी आप ध्यान रखोगे। तो हमारा कितना हो गया? 5 और 2 टोटल हो गए कितने? ध्यान रखोगे 7। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत समग्र पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? जरा बताओ कितनेवें स्थान पर रहा? ये कब शुरू हुआ था? 26 जुलाई को शुरू हो गया था ओलंपिक 2024। ओके, और 11 अगस्त तक ये खत्म हो गया था 2024 में। आधुनिक ओलंपिक 16 दिन चलते हैं। हमारे यहां पर 0 + 1 + 5 टोटल 6 पदक आए। ओके भाई, ये गोल्ड, ये सिल्वर, ये ब्रॉन्ज, और हमारी रही पोजीशन 71वें नंबर पे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ऐसे आप ध्यान रखो। सबसे ऊपर कौन रहा? यूएसए रहा। कितने पदक लाके? 40, 44, 42 टोटल 126। ये गोल्ड, ये सिल्वर, ये ब्रॉन्ज। ओके भाई, यूएसए। और सेकंड पे कौन रहा? चाइना रहा है। सेकंड नंबर पे चाइना रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर है ही नहीं? ठीक है भाई, जरा बताओ कौन सा लगाओगे इसमें से? क्या वाराणसी है, लखनऊ है, कानपुर है, गाजीपुर है? कौन सा इसमें से एक हो जाएगा जो गंगा के तट पर नहीं है? भाई गंगा के तट पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कौन सा है? लेदर सिटी, कानपुर। ठीक है भाई, और अगर आप देखो गाजीपुर भी है गंगा के, वाराणसी है गंगा के लेफ्ट पर बसा हुआ, लेकिन लखनऊ तो गोमती के है। ठीक है भाई, लखनऊ जो आपको देखने को मिलेगा वो गोमती के आपको देखने को मिल जाएगा, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। क्लियर है, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। दक्षिण कोरिया के नए प्रेसिडेंट का नाम जरा बताइए, वो कौन है? युन सुक योल है, हान डक सुख, या फिर ली जे म्यूंग, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है? जरा बताओ, शाबाश, बहुत अच्छे। अगर हम देखें ये एशिया का ही देश है। एशिया में 48 देश आते हैं यूनाइटेड नेशन के हिसाब से, एक देश को भी मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक है भाई, जिसको बोलते हैं ताइवान। ओके, अभी उसको मान्यता प्राप्त नहीं है, तो उसी में से एक देश ये भी है एशिया में। अगर आप देखोगे इन 48 में से दक्षिण कोरिया, और दक्षिण कोरिया के कौन है? ली जे म्यूंग। ठीक है भाई, ली जे म्यूंग इज द राइट आंसर। किन 2 टीमों ने पहली आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टीम मैच खेले? जरा बताओ, यानी कि पहला इंटरनेशनल मैच किन 2 टीमों ने खेला था? जरा बताओ, कब खेला था? 1844 में। वो है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, या फिर इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, या फिर यूएसए और कनाडा, या फिर आप लगाओगे ऑस्ट्रेलिया और भारत? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका और कनाडा इज द राइट आंसर। क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। पहला टेस्ट मैच 1877 में ये इंग्लैंड वर्सेस, ध्यान रखोगे, ये इंग्लैंड वर्सेस, ध्यान रखोगे, ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था, ये भी आप ध्यान रखना। और पहला ओडीआई 1971 में किस किस के बीच? इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच ही खेला गया था पहला ओडीआई भी, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। भारत ने अपना पहला ओडीआई 1974 में खेला था इंग्लैंड से। भारत ने अपना पहला टेस्ट 1932 में खेला था इंग्लैंड से। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं कंबाला एक पारंपरिक भैंस दौड़ है जो निम्नलिखित में से किस राज्य से आपको संबंधित लगती है? कंबाला भैंसा दौड़, क्या लगाओगे आप इसमें से? कर्नाटक है, केरल है, या फिर आंध्र प्रदेश है, या फिर आप लगाओगे तमिलनाडु है? एक धान का पानी भरा हुआ खेत होता है, उसमें दौड़ होती है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक के अंदर होती है कंबाला। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। गौरी देवी से संबंधित गायन परंपरा आपको कौन सी लगती है? जरा बताओ, गौरी देवी कहां से बिलोंग करती हैं? राजस्थान। ठीक है भाई, अगर हम देखेंगे गौरी देवी, देखो इनको तुम गिरजा देवी मत समझना वरना गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा कौन सा है? हम गौरी देवी को देख रहे हैं, उनसे कौन सी लगाओगे? शाबाश, बहुत बढ़िया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मांड इज द राइट आंसर। गौरी देवी से संबंधित गायन परंपरा कौन सी हो जाएगी? मांड इज द राइट आंसर। क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ भी नेक्स्ट पर।
बोलता है किस देश के खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया? जरा बताओ क्या लगाओगे? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और न्यूजीलैंड। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? ये हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। कहां से है? ऑस्ट्रेलिया से। बोलता है भारत 13 से 19 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली के आईजीआई है ना, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में है ना, ध्यान रखोगे, उद्घाटन खो खो विश्व कप मेजबानी करेगा। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अभी कौन है नवंबर 2024 के हिसाब से? सुधांशु मित्तल है, पीटी उषा है, अमित पोद्दार है, या फिर आप लगाओगे इसमें से नरेंद्र बत्रा है? वो कौन हो जाएंगे? आपको पता है ये हुआ था बिल्कुल पहला टूर्नामेंट था खो खो का विश्व कप। भारत इसको जीत गया, पुरुष में भी जीत गया और महिला में भी जीत गया, है ना। ये दिल्ली में ही हुआ था, तो भारत इसको जीत गया। नेपाल को हरा दिया पुरुष और महिला में, हमने दोनों में ही। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सुधांशु मित्तल इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। पेरिस पैरालंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक आपको कौन लगते हैं? जरा बताओ भाई। पैरालंपिक भी ओलंपिक के बाद ही हुआ था पेरिस में, है ना। अगर हम देखें ये कब हो गया था? 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर 2024। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे 2024 में हुआ। अगर हम देखें सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव इज द राइट आंसर। क्लियर हो जाएगा। तो ये थे इसके ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह में। समापन समारोह में कौन था? प्रीति पाल और हरविंदर सिंह। ठीक है, हमारे यहां पर पदक कितने आए? 7 + 9 + 13, टोटल 29। हमारी पोजीशन रही 18वें नंबर पे। ये हमारे गोल्ड, ये सिल्वर, ये ब्रॉन्ज। ठीक है भाई, ऐसे आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। ब्लू माउंटेन शिखर भारत के किस राज्य में आपको स्थित लगता है? और इसे मुझे आप होमवर्क के थ्रू बता देंगे। ठीक है भाई, कमेंट बॉक्स में आप बता देंगे। ये थी तुम्हारी आज